शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 9 हम SST में आज इतिहास का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। इससे पहले आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के लेसन 1-1 हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति की फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, इसका क्या रीज़न था और उस समय यहाँ का जो सम्राट था वो कौन था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 14 जुलाई 1789। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में हुई थी, यानी 1789 में। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश देता था, यानी कि वहाँ का जो सम्राट था उसने शहर में घुसने का आदेश दिया। अब बात थी कि सेना को नागरिक पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। इसमें क्या था, 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए। वहाँ पर एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया गया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों को जब प्रवेश कर गए थे, यानी कि जो जनता थी वो किसकी खोज कर रही थी, हथियारों की खोज कर रही थी। सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। जो बास्तिल का किला, कौन सा किला है ये, बास्तिल का, क्योंकि लोगों को पता था कि बास्तिल के किले में हथियार हो सकते हैं, तो वहाँ के जो हथियारों पर कब्जे की इस तरह सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर जो था वो मारा गया और बहुत सारी जनता ने क्या करा था, कैदियों को छुड़ा लिया। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निर्भर शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का कारण था। क्यों कारण था लोगों की घृणा का, इसलिए था कि किले को ढा दिया गया क्योंकि जो वहाँ का जो सम्राट था, ठीक है, वो वहाँ का जो सम्राट था वो एक निर्कुल शासक था जो कि अपने ही बारे में सोचता था। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष चला। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। इस दौर का सिंहालोचन करते हुए इतिहासकारों से एक लंबी घटना का शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा है। अब ये पाव रोटी क्या है, जैसे हमारे इंडियंस जो भोजन है वो क्या है भाई, दाल रोटी और चावल वगैरह खाते हैं हम, तो वहाँ का जो फ्रांस का जो खाना है वो क्या थी, पाव रोटी। अब पाव रोटी में भी क्या था, जो वहाँ की जो जनता वो थी, सरकार थी, उन्होंने पाव रोटी को ही महंगा कर दिया था। ठीक है, तो इससे अब जनता जो है इसका विरोध कर रही थी, क्योंकि अगर लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा। इसलिए फ्रांस के सम्राट को फांसी दे जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को नतीजे की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। समझ में आया। अब पढ़ेंगे कि कौन था यहाँ का सम्राट और किस तरह से ये फ्रांस की क्रांति का कारण बना। सन 1774 में, ठीक है, इस 74 में पूर्व राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। कौन बैठा था, लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा था। उस समय उसकी उम्र केवल कितनी थी, 20 साल थी। उसका विवाह कहाँ पर हुआ, उसका विवाह किसके साथ हुआ था, उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजधानी मैरी एंतोस से हुआ था। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं आपके, जैसे फ्रांस का सम्राट कौन था, तो लुई 16वां था और उसका विवाह किसके साथ हुआ था, विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोस से हुआ था। राज्यहरण के कारण उसने राज्य कोष खाली पाया था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन को नष्ट हो चुके थे। वायसराय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत को बनाए रखने की फिजूल खर्च का बोझ अलग हुआ था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अफ्रीका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने और उपनिवेशों को शत्रु ब्रिटेन के आज़ाद करने में सहायता दी थी। ठीक है, फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, ये क्या है, वहाँ की करेंसी है, क्या है, लिब्रे करेंसी का अधिक कर्ज और जुड़ गया था, जबकि उस समय पहले ही 2 अरब लिब का बोझ पहले पे चढ़ा हुआ था। यानी कि सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। यानी कि जो फ्रांस था वो पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ था। समझ में आया यहाँ तक। फिर उसके बाद था कि फ्रांसीसी सरकार को अपने बजट का बहुत सा हिस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उन्हें कर चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना का रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालयों को चलाना फ्रांसीसी सरकार में करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गए थे। इस कदम में नाकाफी थी। 18वीं सदी में जो फ्रांस था वो कितने स्टेट में बटा हुआ था, वो बटा हुआ था 3 स्टेट में। ठीक है, जैसे कि जो फ्रांस का जो सारा शासन था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, वर्गों में विभाजित समाज में मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। तो प्राचीन राजतंत्र जो 1789 से पहले फ्रांसीसी संस्थाओं के लिए होता था, जो फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। यानी कितने प्रतिशत किसान थे, पूरी आबादी के 90%। लेकिन जमीन के मालिकों को किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग जो 60% जमीन पर किसका, कुलीनों का, चर्च का। ठीक है, और 30 स्टेट पर अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट जो प्रथम 2, जैसे 3 स्टेट थे, तो जो प्रथम 2 स्टेट थे कुलीन वर्ग एवं पात्री वर्ग के लोगों का आता था। जो जन्म प्राप्त थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार थे, उनके पास जो है विशेष अधिकार दिए गए थे। उनको राज्य को दिए जाने वाले करों से उनके छूट थी, यानी कि उनको कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी शामिल थे। किसानों से सामंती वसूल करते थे, बल्कि जो 30 स्टेट थे उनसे क्या वसूल किया जाता था, कर्ज वो लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था।
किसान स्वामी की सेवा और खेतों में काम करना, सैन्य सेवा अथवा सड़कों के निर्माण में क्या करते थे, सहयोग देते थे। चर्च भी किसानों के करों और एक का हिस्सा, एक जो चर्च में किसानों से करों का एक हिस्सा टाइथ यानी धार्मिक रूप में वसूलता था, यानी कि जो चर्च था वो भी क्या करता था, किसानों से क्या वसूल करता था, एक टैक्स लेता था जिसे क्या नाम दिया गया था, धार्मिक कर। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना होता था। इन करों में टाइल और अप्रत्यक्ष शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर जैसे नमक और तम्बाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया गया था कि भाई वहाँ के लोग जैसे तम्बाकू हैं, अब नमक है, ये तो डेली यूज़ में होता है, तो इन चीज़ों पर भी क्या लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था। जो कौन देता था, किसान देते थे। तो इस प्रकार जो दो पहले स्टेट के जो लोग थे वो भरते थे इन टैक्स को। इस प्रकार लास्ट का जो स्टेट था, यानी 3 स्टेट में बटा हुआ था, जो तीसरा स्टेट था वो कर देता था ये सारे। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। सारा खर्च कौन देती थी, टैक्स कौन देती थी, जनता देती थी। अब पढ़ते हैं कि जीने का संघर्ष। फ्रांस की जो जनसंख्या सन 1715 में कितने करोड़ थी, 2.3 करोड़ थी। ये क्वेश्चन से आपका आता है कि भाई 1715 में फ्रांस की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी, 2.3 करोड़, और 1789 में बढ़कर कितनी हो गई, ये 2.8 करोड़ हो गई थी। अनाज उत्पादन की तुलना में जो मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई थी। भाई अब जब जनता ज़्यादा होगी तो खाने की वो तो बढ़ेगी, तो परंतु जो पाव भाजी थी उसकी कीमत जो है तेज़ी से बढ़ रही थी। क्योंकि क्या था, क्योंकि जनसंख्या तो ज़्यादा हो रही थी परंतु पाव रोटी इतनी नहीं थी। अधिकतर कामगार कारखानों मजदूरी करके और मजदूरी मालिक तय करते थे। भाई उनके मजदूरी मालिक तय करते थे, यानी जो मजदूर कारखानों में काम करते थे। महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, फलस्वरूप अमीर गरीबों की खाई चौड़ी होती जा रही थी। ठीक है, और इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसी जीविका संकट प्राचीन के फ्रांस में काफ़ी आम हो गई थी। समझ में आया यहाँ तक कि किस तरह से जो पाव रोटी था उसका जो बेस था वो महंगा होता गया था। उसके बाद आता है कि उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की। पहले भी कर जो है अकाल के समय किसानों और कामगार विद्रोह के कर चुके थे, परंतु उनके सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में क्या हो गया था, बुनियादी बदलाव आ गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 18वीं सदी में एक नए सामूहिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है। जैसे समुद्री व्यापारी जो व्यापार और ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन बल पर संपत्ति अर्जित की जाती थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का जो निर्यात किया जाता था, समाज के समर्थ लोग उसे खरीद लेते थे, यानी जो अमीर लोग होते थे वो इन चीज़ों को खरीद लेते थे। और तीसरे स्टेट में इन साधुकार निवृत्तों के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग आते थे। तो तीसरे स्टेट में कौन कौन लोग आते थे, जैसे वकील है, डॉक्टर्स हैं, ये पढ़े लिखे लोग आते थे। इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह को जन्म विशेषज्ञ आते, ये लोग ये मानते थे क्योंकि पढ़े लिखे थे कि भाई कोई जन्म से अगर उस जाति में हुआ है तो वो ये नहीं है कि वो जन्मा ही है, विशेष अधिकार उसे प्राप्त होने चाहिए, नहीं, वो ये चाहते थे कि योग्यता के अनुसार उन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ यहाँ पर फ्रांस में कुछ दार्शनिक लोग हुए थे, जैसे कि इसमें दार्शनिक हैं जिन्होंने, जैसे लॉक हुए हैं, जॉन लॉक, जिन्होंने अपने ट्रू ट्राइजमेज ऑफ गवर्नमेंट, ये देखिए गवर्नमेंट में जैसे देवी ने कुछ अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें ये लिखा था कि भाई जो राजा है उसे जन्म से अधिकार नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने इसके बात का खंडन किया था। समझ में आएगा। उसके बाद मार्क्सियो हुए हैं जो एक दार्शनिक है, जिन्होंने द सेफ्रिट ऑफ द लॉज एक पुस्तक लिखी थी जिसमें सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। समझ में आ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका 13 उपनिवेशों में ब्रिटेन से खुद आज़ाद घोषित कर दिया गया था, वह इसी मंडल की सरकार बनी थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर जो काफ़ी हाउसों पर सैलान की गश्तियों में गर्म बहस हुई थी। भाई जो भी इन्होंने ये छापी थी तो काफ़ी इस बात पर बहस हुई थी। इसी समय जो लुई 16वां था, राज्यों के पूरा खर्चा करने पर पूरे से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था को काफ़ी जो गुस्सा था लोगों में वो भर चुका था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट है उसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, परंतु उससे पहले आप इसको रीड करेंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे कौन कौन से दार्शनिक हुए हैं, इसमें उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था, उसकी पत्नी का नाम क्या था, वो कहाँ की राजकुमारी थी। इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के अपनी कॉपी में लिखने और इस लेसन को रीड करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में होंगे। थैंक यू।